हाय एवरीबॉडी, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल खुशी वासन। आई रियली होप कि सब लोग एकदम ठीक हैं। आज का जो सेशन होने वाला है, आज 6 सितंबर है, 12:30 बज चुके हैं। न्यू सेंटर्स ऑफ पावर आज हम लोग करने वाले हैं। 1 सितंबर को एंड ऑफ बायपोलैरिटी का चैप्टर जो है वो रिलीज हो गया था। वन शॉट में मैंने पूरा का पूरा चैप्टर करवा दिया था। आपके मिड टर्म्स हो, बोर्ड्स हो, फाइनल्स हो, ये पर्टिकुलर वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग भी वन शॉट हो चुका है। आज हम लोग 6 सितंबर न्यू सेंटर्स ऑफ पावर करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो। आगे बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए आने वाली है, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, यूनाइटेड नेशंस, प्लानिंग डेवलपमेंट एंड व्हाट नॉट। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइस आर सब्सक्राइबिंग टू खुशी वासन। एंड शुरू करते हैं। उससे पहले जिन बच्चों ने KW ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, अपडेट नहीं किया है, कर लो, फटाफट से डाउनलोड कर लो। ठीक है, डाउनलोड दिस ऐप। दिस इज वन ऐप फॉर ऑल ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इनफैक्ट इसका जो एंड ऑफ बायपोलैरिटी, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, ये मैंने एक प्लेलिस्ट बना ली आप लोगों के लिए, पॉलिटिकल साइंस 2023 के नाम से। उस पे जाओ, नहीं तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आपको प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा और KW ऐप जो है उसको डाउनलोड करने का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप जल्दी से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड स्कॉलरशिप टेस्ट 4 सितंबर को बहुत सक्सेसफुली हो गया एंड आई एम सो ग्लैड। मैं अभी रिजल्ट्स अनाउंस नहीं कर रही हूँ। मैं जो रिजल्ट्स हैं वो आपको इसके अगला एक वीडियो आने वाला है, 1-2 घंटे में आ जाएगा। उस वीडियो में आई एम गोइंग टू रिलीज द स्कॉलरशिप टेस्ट रिजल्ट्स। एंड बहुत थैंक यू फॉर ह्यूज पार्टिसिपेशन, इट रियली मीन्स अ लॉट। एंड चलिए शुरू करते हैं सेशन को। आज हम लोग क्या करेंगे, एंड ऑफ बायपोलैरिटी नहीं करेंगे। आज हम लोग जो है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, दिस इज समथिंग दैट वी आर गोना डू टुडे। सो शुरू करते हैं सेशन को। आज हम वन शॉट में न्यू सेंटर्स ऑफ पावर को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ओके, ये चैप्टर 3 हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द 3 पार्ट्स, एक मिनट रुकना यार। हाँ जी, सो ये जो चैप्टर है ये 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। इसके अंदर बेसिकली आपको सबसे पहले आपको यूरोपियन यूनियन करना है, फिर आपको एशियान करना है, और फिर आपको करना है आपका चाइना एंड इंडिया, एंड चाइना एज अ इकोनॉमिक पावर। ठीक है जी, तो ये यूरोपियन यूनियन, एशियान और चाइना, ये आज हम लोग जो है इसको खत्म कर देंगे आज। सो शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में। गाइज, ये फ्लैग है यूरोपियन यूनियन का, याद रखिएगा। पिक्चर डिपिक्शन पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि डिस्क्राइब विच इज द फ्लैग ऑफ यूरोपियन यूनियन। ये फ्लैग का क्या सिंबल है, या फॉर दैट मैटर ये क्या दर्शाता है। ऐसे बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं यूरोपियन यूनियन असल में है क्या। जब हम यूरोपियन यूनियन के बारे में बात करते हैं, आपको याद होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई। कब से कब तक थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर? सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज फ्रॉम 1939 टू 45। ठीक है जी, 1939 से 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 2 पावर्स लड़ रही थी, इफ यू रिमेंबर। यस, आप लोगों को याद होगा, एक्सिस पावर भी लड़ रही थी, अलाइड पावर भी लड़ रही थी। ठीक है जी, और जीता कौन? अलाइड पावर जीत गई। दिस वाज द विनर। अब यार, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको अब भी बता रही हूँ कि वो एक्सिस की वर्ल्ड वॉर एक ऐसा सिनेरियो है जहां पे जो जीतता है ना, उसकी इकोनॉमी भी ड्रेन डाउन हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका भी पैसा लगा होता है, जो जीतता है उसका भी पैसा लगा होता है सामने वाले को हराने के लिए। ठीक है, और जो हारता है उसका तो मतलब विनाश ही होता है। सो आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर देयर वाज अ डिलेमा। ठीक है, लोगों के मन में डिलेमा था, लोगों के मन में जो है पीपल वर थिंकिंग, लोग जो है वो एक सोच में पड़ गए अमंग द यूरोपियन यूनियन लीडर्स। किसके मन में डिलेमा था? यूरोपियन यूनियन लीडर्स के मन में, कि भैया यूरोप का स्टेटस होने क्या वाला है। क्यों? क्योंकि यूरोप से 2 कंट्रीज पार्टिसिपेट करी थी। पूरा वैसे तो पूरा वर्ल्ड ही पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, लेकिन 2 कंट्रीज मेन थी जो अलाइड पावर थी, एक तुम्हारा ब्रिटेन, एक तुम्हारा फ्रांस। और दोनों की इकोनॉमी, एंटायर यूरोप की इकोनॉमी जो है लड़ाई के बाद बहुत ड्रेन डाउन हो गई थी। तो स्टेटस ऑफ यूरोप पे ये लोग बहुत चिंतित थे। Second World War shattered the structure which the European state had based their relations on. भैया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने सारा का सारा जो पैसा, इकोनॉमी, जो इन्होंने अपना कल्चर, रिलीजन, जो भी इस्टेब्लिश किया था, वो सारा शैटर्ड हो गया।
ठीक है, भले ये जीत गए लेकिन वो जीत भी कैसी, हमने किया था ना कोल्ड वॉर एरा में, किया था ना कोल्ड वॉर एरा में कि भैया सामने वाला इंसान ने अगर दूसरे वाले पे, यूएसए ने अगर यूएसएसआर पे न्यूक्लियर अटैक कर भी दिया तो भी यूएसएसआर के पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स बचेंगे कि वो भी विनाश कर सके यूएसए का। ठीक है, सो कोल्ड वॉर एरा एडेड द इंटीग्रेशन ऑफ यूरोप आफ्टर 1945। कोल्ड वॉर एरा ने क्या किया, देखो आपको पता है ये 45 से 91 तक कोल्ड वॉर एरा चला, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में लड़ाई चली, लड़ाई इन द सेंस कोल्ड वॉर चली, हॉट वॉर में कभी नहीं बदली। तो उस कोल्ड वॉर एरा की वजह से यूरोप को बड़ा फायदा हुआ। ठीक है, क्यों यूरोप को बहुत फायदा हुआ, क्योंकि यूएसए ने यूरोप का अलायंस पाने के लिए, ध्यान से सुनना, यूएसए ने यूरोप का अलायंस पाने के लिए, याद है ना नेटो, यूरोप का अलायंस पाने के लिए यूएसए ने यूरोप की काफी ज्यादा मदद करी, एड दिया। क्लियर है जी, ठीक है। सो कोल्ड वॉर एडेड द इंटीग्रेशन ऑफ यूरोप आफ्टर 1945, तो यूरोप्स इकोनॉमी, और भैया जब यूएसए ने मदद करी, यूएसए ने एड दिया यूरोपियन यूनियन को, तो उनकी इकोनॉमी एक्सटेंसिवली रिवाइव होने लग गई, शुरुआत होने लग गई उनकी इकोनॉमी की। एंड फाइनेंशियल सपोर्ट जो दिया यूएसए ने, उसको क्या कहा जाता है, उसको मार्शल प्लान कहा जाता है। प्लीज याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहा जाता है बच्चा बारी, मार्शल प्लान कहा जाता है। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, चलिए डिस्कस करते हैं आगे की चीज को। तो आगे याद रखिएगा कि ऑर्गेनाइजेशन, अब ना ये बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन 2 मार्कर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आगे तुमको पूरी वीडियो देखना, मैं पूरी वीडियो में बताऊंगी कौन कौन से क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे। जैसे अभी मैंने ये फ्लैग वाला क्वेश्चन बताया कि व्हाट डज दिस फ्लैग सिग्निफाई, उसके बाद जो है ये ओई से बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर का। ठीक है, सो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को फॉर्म किया गया, एस्टैब्लिश किया गया। कब एस्टैब्लिश किया गया, 1948 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया, ताकि ये एड दे सके टू द वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स। ईस्ट यूरोप किसके साथ था, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में पढ़ा था हमने, ईस्ट यूरोप किसके साथ था, ईस्ट यूरोप वाज विद यूएसएसआर। वेस्ट यूरोप किसके साथ था, वेस्ट यूरोप वाज विद यूएसए, नेटो का अलायंस। सो यूरोप, ये जो आपका इन्होंने ना क्या किया, 1948 में एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करी, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसको हम OEEC कहते हैं, जो मार्शल प्लान के अंडर आती है। याद रखना, मार्शल प्लान के अंडर OEEC को लॉन्च किया गया 1948 के अंदर, जो एड का एक चैनल बना, एक चैनल बना एड का, पैसों का एक चैनल बना टू द वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स, जिसने यूएसए से एक्सटेंसिव फाइनेंशियल हेल्प दी टू वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स। ठीक है, अनदर स्टेप फॉरवर्ड इन पॉलिटिकल कोऑपरेशन वाज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोप। अब भैया यूएसए का काम एक्सटेंसिव फाइनेंशियल हेल्प दे दी, अब यूरोप ने अपनी इकोनॉमी को कैसे रिवाइव किया, भैया अब तुम किसी को पैसा दोगे, अब वो उसके ऊपर है ना, वो उस पैसे को कैसे लगाएगा। ठीक है, या तो हो सकता है कि उस पैसे से वो एक दिन में ही खर्च कर दे और बर्बाद कर दे उस पैसे को, या वो उसका कुछ बेनिफिशियल यूज करे। सो अब क्या किया यूरोप का, अब एक इंडिविजुअल प्लान चला, यूरोप ने क्या किया, काउंसिल ऑफ यूरोप फॉर्म किया 1949 में। मार्शल प्लान फ्रॉम 1947, मार्शल प्लान एक्सटेंड किया, मैसिव फाइनेंशियल हेल्प यूरोपियन यूनियन को, OEEC उसके अंडर एस्टैब्लिश किया गया 1948 के अंदर, एंड फिर यूरोप ने अपना काउंसिल ऑफ यूरोप बनाया 1949 के अंदर। अब भैया यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, एंड दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन इन 1992। ठीक है, यूएसएसआर क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। कब हुआ डिसइंटीग्रेट, 1991, मोस्टली अगर आप समझो तो दिसंबर 1991 में डिसइंटीग्रेट हुआ था। ठीक है, और फिर यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन हुआ 1992 के अंदर, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्यों फॉर्म किया गया यूरोपियन यूनियन को, यूरोपियन यूनियन को फॉर्म किया गया फॉर अ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, कि भैया यूरोप, ये जितनी भी ब्लू कंट्रीज दिख रही है ना तुमको, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, पोलैंड, तुम्हारा ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, स्वीडन, ये सारी यूरोपियन यूनियन की पार्ट है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक यूनियन बनाया ताकि ये लोग आपस में कोलैबोरेट कर सके, आपस में ये लोग जो है मिलजुल के चल सके, इनका कॉमन फॉरेन पॉलिसी हो, सिक्योरिटी पॉलिसी हो, कोऑपरेशन एंड जस्टिस एंड क्रिएशन ऑफ सिंगल करेंसी। पूरे यूरोप में एक सिंगल करेंसी चलती है, दैट्स यूरो, याद रखना है इसको। ठीक है, the European Union has evolved over time from an economic union to an increasingly political one। ठीक है, यूरोपियन यूनियन टाइम के साथ साथ इवॉल्व हुआ और वो एक इकोनॉमिक यूनियन से एक पॉलिटिकल यूनियन बना।
याद रखिएगा, एक इकोनॉमिक यूनियन से एक पॉलिटिकल यूनियन बना आपका यूरोपियन यूनियन। प्लीज रिमेंबर दिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक यूनियन क्या था? इकोनॉमिक यूनियन का क्या मतलब है कि भैया पहले के इकोनॉमी में कोऑपरेट करते थे आपस में, ठीक है, ट्रेड में कोऑपरेट करते थे, पैसों के लेन देन में कोऑपरेट करते थे। अब ये पॉलिटिकली भी आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने लग गए, समझ रहे हो? सो दैट्स व्हाट योर पॉलिटिकल यूनियन हैज बीन। So European Union has political, economic, political and diplomatic and military। अब भैया वर्ल्ड के ऊपर यूरोपियन यूनियन का क्या दबाव है, क्या दबदबा है, उसके बारे में बात करेंगे। यूरोपियन यूनियन का एक इकोनॉमिक डोमिनेंस है वर्ल्ड पे, पॉलिटिकल डोमिनेंस है, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री डोमिनेंस भी है। कैसे? हाउ यूरोपियन यूनियन इन्फ्लुएंस इकोनॉमिकली। अगर हम बात करें, सबसे पहले इकोनॉमिकली बात करते हैं। सो इकोनॉमिकली यूरोपियन यूनियन की जो जीडीपी है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी आप बोल सकते हो। यूरोपियन यूनियन की जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज है। एंड इसका जो जीडीपी है दैट्स मोर देन $12 ट्रिलियन। $12 ट्रिलियन की इसकी जीडीपी एज ऑफ 2005, ठीक है जी। एंड इसकी जो करेंसी है यूरो, ये एक्चुअली में डॉलर को थ्रेट दे सकती है, यूएस डॉलर को एक थ्रेट दे सकती है। तो इकोनॉमिक डोमिनेंस समझ में आ गया। वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज, इट्स जीडीपी इज 12 ट्रिलियन एज ऑफ 2005 एंड इसकी करेंसी यूरो कैन गिव अ चैलेंज और पोज डोमिनेंस टू यूएस डॉलर। इकोनॉमिक डोमिनेंस समझ में आ गई। अब बात करते हैं, और बात करते हैं पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक डोमिनेंस की। ये देखो ना, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक डोमिनेंस या इन्फ्लुएंस के बारे में बात करते हैं। सो ऑन द ग्राउंड ऑफ पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक ग्राउंड, ब्रिटेन एंड फ्रांस। अब भैया याद रखना इस चीज को, ब्रिटेन ने कर लिया है एग्जिट, ठीक है। अब यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन ने कर लिया है एग्जिट और उसको हम बड़े शौक से कहते हैं ब्रेग्जिट। वाह 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 वाह। सो ऑन द पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक ग्राउंड, ब्रिटेन नहीं लिखेंगे आप, आपकी बुक में ब्रिटेन लिखा हुआ है उसको काट दीजिएगा। सिर्फ फ्रांस है जो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भी परमानेंट मेंबर है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, जब यूनाइटेड नेशंस को अपनी कोई भी बात मनवानी होगी, सॉरी, जब यूरोप को अपनी कोई भी बात मनवानी होगी तो उसका एक कैंडिडेट फ्रांस है जो यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट मेंबर है और वो अपनी बात वीटो पावर के थ्रू मनवा सकता है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो यूरोप का एक इन्फ्लुएंस है यूनाइटेड नेशंस पे, क्यों? क्योंकि फ्रांस यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट मेंबर है। अब अगर ब्रिटेन भी, पहले क्या था, पहले ब्रिटेन भी यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट मेंबर था, तो आप समझ सकते हैं कि एक्चुअली में कितना डोमिनेंस है ब्रिटेन का, कितना डोमिनेंस होता उस टाइम पे अगर, इस टाइम पे अगर दोनों मेंबर्स होते ब्रिटेन, यूरोप, यूनाइटेड नेशंस के, ठीक है। और अगर हम डिफेंस के इन्फ्लुएंस के बारे में बात करें, मिलिट्री इन्फ्लुएंस के बारे में बात करें, तो भैया इन द डिफेंस फील्ड यूरोपियन यूनियन की जो कंबाइंड आर्म्ड फोर्सेस है ना, मतलब कि ये जितनी भी सारी कंट्रीज है इनकी कंबाइंड आर्म्ड फोर्सेस सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है? यूएसए। सेकंड लार्जेस्ट कौन है? यूरोपियन यूनियन। एंड थर्ड लार्जेस्ट कौन है? हम लोग, ठीक है, अभी अभी बने हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा इस पे टशन ले लेते हैं। आ जाओ जी, अब बात करते हैं एशियान के ऊपर। ये एशियान का फ्लैग है, लोगो है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इसके ऊपर हम बात करते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के बारे में, ठीक है। यूरोपियन यूनियन का किस्सा हुआ खत्म, अब आ जाते हैं एशियान पे। यूरोपियन यूनियन कौन सी एरिया को मिलके बना था? वेस्ट यूरोप को मिलके बना था, हाँ जी, ठीक है, क्लियर है, वेस्ट यूरोप को मिलके बना था। और एशियान कौन से एरिया को मिलके बना है? साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है जी, साउथ ईस्ट एशिया को मिलके बना है, ठीक है। सो एशियान की फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अब साउथ ईस्ट एशियन नेशंस मतलब कौन से नेशंस? ये वाले नेशंस, लाओस, पीडीआर, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये सारे देश। अब ये सारे देश कहाँ हैं? ये बगल में है, बांग्लादेश के आगे, मतलब म्यांमार तो पता है ना कहाँ पे है, बस म्यांमार के आगे जो ऑस्ट्रेलिया से थोड़े से ऊपर और बांग्लादेश से थोड़े से, मतलब ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच में इवेंचुअली, ओके। सो बिफोर एंड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर साउथ ईस्ट एशिया सफर्ड अ लॉट फ्रॉम रिपीटेड कॉलोनियलिज्म। जैसे हम लोग साउथ एशिया ने, चाहे तुम्हारा नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान, ऐसे जितने भी सारे देश हैं, इन सब लोगों ने कॉलोनियल डोमिनेंस झेला है,
ठीक है, ब्रिटिश आए हैं, फ्रांस के लोग आए हैं, पोर्चुगीज आए हैं, डच आए हैं, इन सब लोगों ने हमारे ऊपर रूल किया है, ठीक है जी। वैसे ही साउथ ईस्ट एशिया में भी कॉलोनियलिज्म, रिपीटेड कॉलोनियलिज्म रहा है बाय यूरोपियन पीपल एंड बाय जापानीज पीपल, ठीक है। एंड देयर वर प्रॉब्लम्स ऑफ नेशन बिल्डिंग, ये सारे देशों में नेशन बिल्डिंग, जैसे हमारी प्रॉब्लम थी ना नेशन बिल्डिंग की, हमने किया है ना चैप्टर 1 अभी कराया मैंने, वन शॉट नहीं देखा तो देख लो जाके, ठीक है। नेशन बिल्डिंग की प्रॉब्लम थी ना इंडिया के अंदर की, इंडिया को इंडिपेंडेंस भी मिली, फिर इंडिया को पार्टीशन भी मिली, फिर उसके बाद इंडिया के अंदर बड़े सारे लोगों ने कहा कि हमें अलग अलग होना है, कोई कहता है हमें अलग पाकिस्तान चाहिए, तो कोई कहता है हमें अलग खालिस्तान चाहिए, ठीक है जी। कोई कहता है हमें मणिपुर को अलग करना है, कोई कहता है हैदराबाद को अलग करना है। वैसे इन लोगों को भी नेशन बिल्डिंग में काफी दिक्कत आई, जैसे हमें पावर्टी का सामना करना पड़ा, वैसे इन लोगों को भी पावर्टी का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि सब लोग कौन ले गए, सब चीजें कौन ले गए, यूरोपियंस एंड जापानीज ले गए इनके यहाँ से, ठीक है। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस देशों में थी एंड प्रेशर टू अलाइन विद दी टू सुपर पावर, और इनके ऊपर भी जैसे हमारे ऊपर प्रेशर था ना, यूएसए का सुपर पावर ज्वाइन करो, पावर ग्रुप ज्वाइन करो, या यूएसएसआर का पावर ग्रुप ज्वाइन करो, वैसे इन लोगों के ऊपर भी प्रेशर था वेदर टू ज्वाइन यूएसए और यूएसएसआर का पावर ग्रुप, ठीक है। सो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एस्टैब्लिश्ड, अब साउथ ईस्ट एशियन कंट्री देखो, अब मैं आपको बताती हूँ, हम यूएसए का जो मिलिट्री अलायंस था वो था तुम्हारा नेटो, सीएटो भी था और सेंटो भी था, है ना, ठीक है। इंडिया का जो मिलिट्री अलायंस था, इंडिया का मिलिट्री अलायंस क्या था, मतलब इंडिया ने नैम को चूज किया, ठीक है। और तुम्हारे यूएसएसआर का मिलिट्री अलायंस क्या था, वॉर्सो पैक्ट, ठीक है जी। अब इन देशों ने किसको चूज किया, इन देशों ने ना ये नेटो में गए, ना ये नैम में गए, ना ये वॉर्सो में गए, ये इन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, दैट वाज एशिया, ठीक है। सो द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एस्टैब्लिश्ड एन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इन 1967, इन्होंने ये फॉर्म कर लिया। एंड इनको नैम भी ज्वाइन नहीं करना था, तो बैंडन कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, 1961 में, उसका एक ऑल्टरनेटिव इन लोगों ने निकाला और इन्होंने एशियन को फॉर्म किया 1967 के अंदर, ठीक है जी। क्लियर है सब लोगों को, इन्होंने ना नैम ज्वाइन किया, नेटो ना वॉर्सो, इन्होंने एक ऑल्टरनेटिव निकाला और इन्होंने एशियन ज्वाइन किया, एशियन फॉर्म किया। और एशियन में कितनी कंट्रीज थी, इनिशियली 5 फाउंडिंग कंट्रीज ऑफ एशियन, कौन सी, जैसे नैम की 5 फाउंडिंग कंट्रीज की बात करते हैं ना, अब नैम तो यार अब 120 कंट्री का है, ये तो सिर्फ 10 कंट्रीज का मिला के एशियन है। और ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सार्क नहीं है, साउथ ईस्ट एशिया की रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, वैसे साउथ ईस्ट एशिया की रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एशियन है, ठीक है। 5 फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड। इसको हम एमपी सेट या पीएम सेट के नाम से भी जानते हैं। जानते क्या है मतलब, मैंने इसका एक्रोनिम, मैंने क्या तुम लोगों ने ही बनाया है इसका एक्रोनिम, पिछले साल वाले बच्चों ने, एमपी सेट इज मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो इसको। सो दी ऑब्जेक्टिव क्या है एशियन का, ऑब्जेक्टिव है एशियन का वाज टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जा सके, सोशल प्रोग्रेस करी जा सके, प्रमोशन करा जा सके, रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट, आपस में ये सारे देश कैसे ये सारी चीजों पे, ये सारे पैरामीटर्स पे खड़े उतरे, ये इनका आइडिया था, इनका एम था। द मेंबर्स ऑफ एशियन प्रमोटेड एशियन, अब मेंबर्स ऑफ एशियन ने क्या किया, एशियन वे को फॉर्म किया। एशियन वे क्या है यार, एशियन वे एक तरीका है जहां पे ये, जैसे यार यूनाइटेड नेशंस के अंदर क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर साल में एक बार मीटिंग होती है जहां पे सारे मेंबर्स मिलते हैं, बैठते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, राइट। वैसे ही एशियन वे एक तरीका है जहां पे ये सारे 10 के 10 मेंबर्स, 5 फाउंडिंग मेंबर्स और 5 बाद में ज्वाइन किए हुए मेंबर्स मिलते हैं। ये एक इंटरेक्शन है, फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन है जो इनफॉर्मल है, यहाँ पे ये लोग इनफॉर्मली मिलते हैं, कोई फॉर्मल इनका नहीं होता, इनफॉर्मली मिलते हैं। नॉन कॉन्फ्रंटेशनिस्ट, मतलब कि आपस में एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करने के लिए नहीं मिलते, जैसे इंडिया पाकिस्तान सार्क में क्यों मिलता है, क्योंकि इंडिया को जताना है कि पाकिस्तान की गलती है, पाकिस्तान को जताना है इंडिया की गलती है, ठीक है। तो इनका ये नॉन कॉन्फ्रंटेशनिस्ट होता है और कोऑपरेटिव तरीके से ये कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं एशियन वे के अंदर, ठीक है जी। एशियन वे इज अ फॉर्म ऑफ, अगर तुमसे एक 2 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाए एशियन वे क्या है, इट्स अ फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन दैट इज इनफॉर्मल, नॉन कॉन्फ्रंटेशनिस्ट एंड कोऑपरेटिव। उसके बाद 2003 के अंदर एशियन कम्युनिटी फॉर्म हुई, एशियन कम्युनिटी वाज एस्टैब्लिश्ड। और एशियन कम्युनिटी के अंदर ना, अब ये ईयर्स याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, एशियन कम्युनिटी 3 कम्युनिटीज इन्होंने फॉर्म करी, ठीक है। कौन कौन सी कम्युनिटीज इन्होंने फॉर्म करी, सबसे पहली थी आपकी एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी। कौन सी थी, एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी, जो 10 देशों की सिक्योरिटी का ख्याल रखती थी।
उसके बाद आपकी थी एशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, जो इन सारे देशों की लेन देन, ट्रेड, टैक्सेस, बैरियर्स, इन सब चीजों का ध्यान रखती थी। एंड तीसरी कम्युनिटी थी सोशियो कल्चरल कम्युनिटी, जो आपकी कम्युनिटी है इन सारे देशों की आपस में सोशली कल्चरली कैसे कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, उसके ऊपर ये कमेटी थी। ठीक है, अब जो ये मेंबर स्टेट्स है, इन्होंने प्रॉमिस किया, अब ये सारी जितनी मेंबर स्टेट्स तुमको दिख रही है ना, ये मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, म्यांमार, वियतनाम, ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, 10 कंट्रीज है टोटल। इन सारे देशों ने आपस में एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि भैया हम लोग आपस में नेशन के अंदर और एरिया के अंदर पीस अपहोल्ड करेंगे, न्यूट्रलिटी अपहोल्ड करेंगे, कोऑपरेशन लाएंगे अपने एरिया के अंदर, नॉन इंटरफेयर। आपस में मलेशिया अगर कुछ कर रहा है तो फिलीपींस उसको बोलने वाला कोई नहीं होता, उसका इंटरनल मैटर है, उसकी सॉवरेनिटी है। ठीक है, साथ ही साथ रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल डिफरेंसेस एंड सॉवरेन राइट्स, और आपस के सॉवरेन राइट्स को हम रिस्पेक्ट करेंगे और नेशनल डिफरेंसेस को भी। अगर जैसे यार वही चीज होगी ना, अगर मैं आज अगर तुमसे अग्री नहीं करती, अगर मैं आप लोगों से आज अग्री नहीं करती, तो मैं तुम्हें टोकूंगी नहीं, मैं कहूंगी भैया आई विल इग्नोर यू। ठीक है, व्हाट आई विल डू इज आई सिंपली इग्नोर यू, क्योंकि अगर मैं तुम्हें टोकूंगी तो बहुत चांसेस है कि लड़ाई हो सकती है। तो दैट्स व्हाट, कि अगर नेशनल डिफरेंसेस हैं तो हैं, आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट किया जाएगा, कांट हेल्प इट। ठीक है, सो द एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का एम क्या है? एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का एम है कि इनकी आपस में कॉमन मार्केट हो। ठीक है यार, अब सीधी सी बात है, अगर इंडिया आज अगर एशियान से ट्रेड करेगा तो ये सारी कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल है। बट अगर इंडिया सिर्फ मलेशिया से ट्रेड करेगा या सिंगापुर से ट्रेड करेगा तो यार सिर्फ इन लोगों के लिए बेनिफिशियल है ना। तो इसीलिए ये लोग इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कॉमन मार्केट, एशियान की एक कॉमन मार्केट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं टू एड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द रीजन, ताकि इनके देश में, क्योंकि ट्रेड से यार पैसा आता है और पैसे से इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट होती है। गॉट दैट? इनका एक विजन 2020 है that has defined an outward looking role for ASEAN and international community। भैया इनका एक विजन है 2020 तक को इनको अचीव क्या करना था, इनको अचीव करना था कि जितनी भी आउटस्टैंडिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, जैसे यार हमारी आउटस्टैंडिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट क्या है, चाइना के साथ अक्साई चिन वाला एरिया, अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, नेफा वाला, या पाकिस्तान के साथ पीओके वाला एरिया, तो ये हमारे आउटस्टैंडिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं। इनका एशियान कंट्रीज का पूरा एम था कि इनको क्या करना है, इनका एक आउटवर्ड लुकिंग रोल होगा और इनको जो है अपनी जो करंट टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करना है। ये इनका एम था कि हम 2020 तक इसको अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, क्या एम? आउटस्टैंडिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को खत्म करना चाहते हैं। और इसका कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं तुम्हारी बुक में, जैसे फॉर एग्जांपल कंबोडियन क्राइसिस को इन लोगों ने सेटल डाउन किया है, ईस्ट टाइमर क्राइसिस को इन लोगों ने सेटल डाउन किया है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स भी दे रखे हैं बुक के अंदर, तो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब एशियन यूरोपियन यूनियन कंप्लीट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी, चाइना इतना क्यों बढ़ रहा है, क्या राज है उसकी इकोनॉमी का, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो चाइना हैज बिन ग्रोइंग एज एन इकोनॉमिक पावर, चाइना इकोनॉमिक पावर की तरह ग्रो कर रहा है सिंस 1948। ठीक है जी, 1948 से वो एक इकोनॉमिक पावर की तरह ग्रो कर रहा है, एंड इट इज प्रोजेक्टेड टू ओवरटेक यूएस एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2040। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 2040 तक ऐसा बहुत माना जा रहा है कि यूएस की इकोनॉमी को ये ओवरटेक कर देगा। 1949 के अंदर चाइना को आजादी मिली थी। ठीक है, हमें 47 में मिली, चाइना को 49 में मिली, और चाइना ने अपनी, जैसे हमने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे अपनी कंट्री को लेट डाउन किया, इन्होंने किस पे लेट डाउन किया? इन्होंने अपनी प्रिंसिपल को सोवियत मॉडल पे लेट डाउन किया। सोवियत मॉडल मतलब क्या? कम्युनिज्म के बेसिस पे लेट डाउन किया। ठीक है, सो 1949 द इकोनॉमी ऑफ चाइना वाज बेस्ड ऑन सोवियत मॉडल। ये लोग सोवियत यूनियन के मॉडल से काफी ज्यादा अपने आप को रिलेट करते थे, एंड इट नाउ रिलाइड ऑन इट्स ओन रिसोर्सेज। और अब भैया चाइना किसी के कॉलोनी के अंडर नहीं था, अब इसके अपने रिसोर्सेज इसको चल रहा था। ड्यूरिंग 1970s 1970 में क्या हुआ? चाइना ने इस्टेब्लिश करने शुरू करे यूएसए के साथ रिलेशन। अरे एक मिनट, ये तो सोवियत यूनियन के रास्ते पे चल रहा था, सोवियत यूनियन बेस्ड इकोनॉमी अपना रहा था, तो यूएसए के साथ इसके अपने रिलेशंस क्यों एस्टैब्लिश करे? वही तो फर्क है ना चाइना में, चाइना को वक्त नहीं लगता दल बदलने में। सो चाइना एस्टैब्लिश रिलेशंस विद यूएसए, एंडिंग इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन। पहले क्या था? चाइना अपनी, जैसे हमारी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन थी ना, हमने 1950 से लेके 1991 तक ना कोई ट्रेड किया, ना लेन देन किया, ना कोई ट्रेड बैरियर्स हमने हटाए। ठीक है, तो हमारी एक आइसोलेटेड इकोनॉमी थी। क्यों? क्योंकि हम लोग चाहते थे कि हमारे वर्कर्स जो हैं वो खुद अपने घर में सब कुछ बनाना सीखें।
राइट वैसे चाइना की इकोनॉमी में भी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन चल रहा था 1970 तक। 1970 के बाद टू बी वेरी स्पेसिफिक यूएसए के साथ चाइना ने अपने रिलेशंस एस्टैब्लिश करने शुरू करे 1972 से, ठीक है। और फिर चाइना ने क्या किया, चाइना के लीडर थे डेंग शियापिंग, ठीक है। इन्होंने ओपन डोर पॉलिसी अपनाई 1978 के अंदर विच एम्ड एट जनरेटिंग हाई प्रोडक्टिविटी बाय इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल। और भैया ये ओपन डोर पॉलिसी का मतलब क्या है? ओपन डोर पॉलिसी का मतलब है कि भैया दरवाजा हमने खोल दिया है, अब जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो आए हमारी कंट्री में अपने अपने इंटरप्राइजेस सेटअप करें। हमारी कंट्री में अपने इंटरप्राइजेस सेटअप करोगे तो हमें क्या फायदा होगा? हमें ये फायदा होगा कि हमें मोटा टैक्स मिलेगा, उस मोटे टैक्स से हम जो है कंट्री को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है जी। सो ओपन डोर पॉलिसी ये लोग लेके आए देंग शियापिंग 1978 में, जिसने एक हाई प्रोडक्टिविटी जनरेट करी कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी के अंदर फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्रिएट करे गए इन द स्टेट एंड स्टेट हैड अ सेंट्रलाइज्ड रोल इन सेटिंग अप द चाइनाज इकोनॉमी। और भैया स्टेट का एक सेंट्रलाइज्ड रोल था क्योंकि स्टेट का ही होल्ड था ना चाइना के अंदर। कम्युनिस्ट इकोनॉमी थी, अभी भी कम्युनिस्ट इकोनॉमी है, स्टेट के बिना कुछ नहीं कर सकता चाइना। सो स्टेट का एक सेंट्रलाइज्ड रोल था चाइना की इकोनॉमी को रिवाइव करने का या सेट करने का। स्टिल द चाइनीज इकोनॉमी डिड नॉट बेनिफिट एवरीवन, लेकिन फिर भी चाइना की जो इकोनॉमी है वो सबको बेनिफिट नहीं करी, उसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हमारा है ना ग्लोबलाइजेशन के बाद हम क्या कहते हैं कि हमने जब से ग्लोबलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया रिच और पुअर का गैप और ज्यादा वाइडन हो गया और ज्यादा बढ़ गया, पोलराइजेशन हो गई है, ठीक है। वैसे ही चाइना का भी यही सीन है कि चाइना के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम नहीं हुई है, दैट हैज एक्चुअली बीन राइजिंग। वर्किंग कंडीशंस फीमेल के लिए बैड है, रिच और पुअर के बीच में गैप जो है वो इंक्रीज हो गया है। हाउएवर अगर हम रीजनली और ग्लोबली बात करें, अंदर चाइना की बात ना करें, रीजनली और ग्लोबली बात करें तो चाइना आगे आने वाले टाइम में लाइमलाइट है इन इकोनॉमिक पावर और आगे जाके बहुत बड़ा पावर बन सकता है और बनेगा बिल्कुल, जैसे जिस स्पीड से चाइना चल रहा है। अब बात करते हैं इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में। जब हम इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में बात करते हैं, इंडिया एंड चाइना के कोऑर्डियल रिलेशंस हैं, फ्रेंडली रिलेशंस हैं, ऐसा मैं कह सकती थी बट मैं कहूंगी नहीं क्योंकि अब चाइना और इंडिया के रिलेशंस बहुत ज्यादा बदल गए हैं। चाइना एंड इंडिया हैड अ कोऑर्डियल रिलेशन। शुरुआत में इंडिया और चाइना के कोऑर्डियल रिलेशंस थे जब इंडिया 1947 में आजाद हुआ था और चाइना 49 में आजाद हुआ था, तो हमें हिंदी चीनी भाई भाई बुलाया जाता था, ये नारे लगाए जाते थे। बोथ हैव पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड कल्चरल रिलेशंस, दोनों के बहुत सारे रिलेशंस हैं, जैसे पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, कल्चरल रिलेशंस हो गया। आफ्टर इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, अब आ जाते हैं कहानी पे, जब इंडिया को आजादी मिली बोथ द कंट्रीज पीसफुल रिलेशन शेयर करे दोनों ने, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द स्लोगन हिंदी चीनी भाई भाई वाज पॉपुलर, हिंदी चीनी भाई भाई बुलाया जाता था इस टाइम के दौरान। वेरी सून बोथ द कंट्रीज इन्वॉल्व इन बॉर्डर डिस्प्यूट, बहुत जल्द ये दोनों कंट्रीज जो है वो बॉर्डर डिस्प्यूट में देवर इन्वॉल्व, बॉर्डर डिस्प्यूट में दीज कंट्रीज वर इन्वॉल्व, आपस में इन दोनों कंट्रीज का बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया। आप सब लोगों को पता ही है कब हुआ बॉर्डर डिस्प्यूट, 62 में। तो ऑब्वियसली चाइना ने इन्वेजन ही कर दिया था, बट उससे पहले भी थोड़ा छोटा मोटा जो है नाराजगी चल रही थी, बट इट्स ओके, मतलब ऐसी चीज है कि यार वो इग्नोर करी जा सकती है। सो द डिफरेंस अराउज्ड जब चाइना ने तिब्बत का टेक ओवर किया 1950 में, चाइना ने क्या किया, चाइना को आजादी मिली 1949 के अंदर और चाइना ने तिब्बत का टेक ओवर किया 1950 के अंदर, एक साल बाद ही तिब्बत को उसने टेक ओवर कर दिया। इंडिया सफर्ड मिलिट्री रिवर्स, और फिर इंडिया को ना ये चीज अच्छी लगी कि चाइना ने तिब्बत के ऊपर जो है वो टेक ओवर कर दिया। और इनफैक्ट आपको याद होगा दलाई लामा चाइना तिब्बत के लीडर, तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर जो थे वो इंडिया के अंदर जो है वो असाइलम सीख करने आ गए थे और उनके फॉलोअर्स भी आ गए थे, तो इंडिया को एनी हाउ इंटरवीन करना पड़ा, दलाई लामा को पॉलिटिकल असाइलम देना पड़ा चाइना इंडिया को। इंडिया सफर्ड मिलिट्री रिवर्स। अब देखो 1962 में इंडिया के ऊपर जब चाइना ने अटैक किया, कौन कौन से एरियाज पे अटैक किया, नेफा वाले एरिया पे अटैक किया। नेफा वाले एरिया मतलब अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया पे जो है चाइना ने हमारा अटैक किया और बड़े सारे हमारे एरियाज जो है वो वहां से ले भी लिए। अक्टूबर 1962 के अंदर अटैक किया था नेफा वाले एरिया पे। और अक्साई चिन तुम्हारा लद्दाख के अंदर है, ठीक है, जो अभी फिलहाल चाइना के हवाले है, इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई करी हुई टेरिटरी है। एंड इसके ऊपर एक महीने बाद नवंबर 1962 के अंदर अटैक किया गया। इंडिया ने काफी मिलिट्री रिवर्सेस फेस किए कॉन्फ्लिक्ट विद ऑफ 1962। डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज वर डाउनग्रेडेड, और भैया दोनों आपस में 62 के बाद ना इंडिया और चाइना के बीच में एकदम
मौन व्रत हो गया था, आपस में दोनों कोई भी बातचीत नहीं कर रहे थे, आपस में टकरा ही नहीं रहे थे, और ये रिलेशन 62 से 76 तक ऐसा ही चला। फिर 76 में जाके अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा जो है थोड़ा बहुत जो है रिलेशन थोड़ा बहुत इस्टेब्लिश हुआ, लेकिन फॉर्मल रिलेशन तभी इस्टेब्लिश हुआ जब हमारे इंडियन प्रेसिडेंट राजीव गांधी 1988 के अंदर चाइना के अंदर विजिट किए। दिसंबर 1988 रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज जो है दैट स्टार्टेड improving. So I hope the things are clear with everyone. ये आप कर लीजिए, आपको एक पूरी शॉर्ट आपको समझ में आ जाएगा न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में है क्या, करना क्या है. दिस इज more than enough for understanding your new centers of power. I really hope that you guys like the session. Thank you so much for joining. And बच्चा बारी, अगर आप लोगों ने KW ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए. जितने भी CUET 2023 के कोर्सेज हैं, हमारी पूरी तैयारी बिल्कुल तैयार है आप लोगों के लिए. CUET 2023 के लिए आपको क्रैक करवाने की वन गो के अंदर, तो जल्दी से KW ऐप को डाउनलोड कर लीजिए एंड मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट. एंड साथ ही साथ जो है अगला जो क्लास होने वाला है दैट्स गोइंग टू बी ऑन 8th of September. That's going to be contemporary South Asia. So stay tuned with that. Thank you very much. Lots of love, and do not forget to watch the previous sessions on end of bipolarity, challenges of nation building, and new sectors of power. Thank you. Bye bye, and have a great day. Thank you so much.